मैं पागलों की तरह बस दौड़ता ही चला जा रहा था और मेरे दिमाग में डॉक्टर की बस यही बात गूंज रही थी कि हम मजबूर हैं। जब तक आप लोग फीस जमा नहीं करवा देते हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भागता हुआ सीधा नवीन के दरवाजे पर ही जाकर रुका था, क्योंकि अब तो बस वो ही मेरी आखिरी उम्मीद था। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था और मैं दरवाजे पर से हाथ तक उठाना भूल गया था। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे नवीन की आवाज आई थी, अरे कौन है भाई, थोड़ा सब्र कर लो, क्या दरवाजा तोड़ने के इरादा है तुम्हारा? और फिर जैसे ही नवीन ने दरवाजा खोला था तो वो मेरी हालत देखकर घबरा गया था और मुझसे पूछने लगा था कि क्या बात है अभिनव, सब ठीक तो है ना? मैंने जल्दी से कहा था कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सलोनी दीदी अस्पताल में एडमिट है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मेरी बात सुनकर नवीन के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी आ गई थी। मुझसे कहने लगा था, यार मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि आजकल कारोबार ठप है, जिसकी वजह से हालात बहुत खराब हैं। नवीन की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया था। मायूसी के रंग मेरे चेहरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। इसीलिए मैंने घर जाने के लिए अभी कदम उठाया था कि अचानक नवीन ने मुझसे कहा था, रुको, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम पैसे हासिल कर सकते हो। नवीन की बात सुनकर मेरी बेजान होती आंखों में चमक आ गई थी। इसीलिए मैंने जल्दी से नवीन से पूछा था, कौन सा रास्ता है? तो नवीन ने मुझसे कहा था, राजा बाजार में शानू नाम की एक भिखारी रहती है, जो भी उसके साथ रात गुजारता है वो बंदा रातों रात अमीर हो जाता है। अगले ही लम्हे मैं उस पर चिल्लाया था कि तुम पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बहकी बातें कर रहे हो। नवीन ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था, यार इस वक्त में जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। आखिरकार ये सलोनी दीदी की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए नवीन की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था। मेरे दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि एक गैर औरत के साथ वक्त गुजारना सही बात न थी। मुझे हलाल हराम में फर्क का पता था। मैंने आज तक इस तरह का कोई काम करना तो दूर की बात है, ऐसा करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मुझे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर नवीन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था। फिर मैंने भी हालात से मजबूर होकर आखिरकार गलत रास्ते का चुन ही लिया था। इसीलिए मैं नवीन के साथ शानू भिखारीन के ठिकाने की तरफ चुपचाप चल पड़ा था। फिर एक जगह पहुंचकर कुछ ही दूरी पर एक अजीबो गरीब हुलिये में सड़क के किनारे बैठी औरत की तरफ इशारा करके नवीन ने मुझसे कहा था कि वो जो सामने औरत बैठी हुई है ना, वो ही शानू भिखारीन है। उसके पास ही तुम्हारी मुश्किल का हल है। लेकिन शानू भिखारीन को इस तरह से गंदे हुलिये में देखकर मैंने नवीन से हैरान होते हुए पूछा था कि ये भला मेरी क्या मदद करेगी, जबकि इसके पास तो खुद उसके रहने का ठिकाना मौजूद नहीं है और ये भी मदद के लिए उस सड़क के किनारे पर बैठी हुई है। तो मेरी बात सुनकर नवीन ने हंसते हुए मुझसे कहा था कि यार इसी बात का राज तो आज तक कोई नहीं जान पाया था कि यूं दरबदर की ठोकरें खाने वाली भिखारी ने आखिरकार किसी को करोड़पति कैसे बना देती है। फिर नवीन ने मेरा कंधा थपथपाया था और मुझसे कहा कि अब और वक्त बर्बाद न करो, उसके पास जाकर पैसों का कुछ इंतजाम करो। नवीन की बात सुनकर मैं सर को झुकाए हुए शानू भिखारीन के पास गया था। जैसे ही मैं उस भिखारीन के पास पहुंचा था तो उसने अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा था। मेरी नजर शानू फकीर के चेहरे पर पड़ते ही मुझे उससे डर महसूस होने लगी थी और एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। किसी चीज ने मुझे उसके पास जाने से रोका था। मैं चाहने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा पाया था। मुझे शानू भिखारिन के चेहरे की तरफ देखकर उससे घिन्न होने लगी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। इसीलिए मैं उसका चेहरा देखते ही वहाँ से भाग गया था। और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ था, मम्मी मुझे देखकर भागती हुई मेरे पास आई थी और बड़ी ही उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? तो मम्मी की बात सुनकर मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसीलिए मैंने उनसे नजरें चुराते हुए नहीं में सर हिलाया था। तो फिर मम्मी ने फौरन मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और रोते हुए मुझसे कहने लगी थी कि भगवान के लिए बेटा कुछ भी करके पैसों का कोई इंतजाम कर दो और मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। मम्मी की तरह मैं भी बहुत मजबूर था, इसीलिए मैं बेबसी से मम्मी को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस सलोनी दीदी का चेहरा ही घूम रहा था। अब सलोनी दीदी की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था शानू भिखारिन, जिसका ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मुझे उससे घिन्न महसूस होने लगी थी। और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया था कि जिस औरत के सोच से घिन आती है तो भला कोई शख्स उस औरत के साथ वक्त कैसे गुजार सकता है। यकीनन इंसानों की मजबूरियां ही होती हैं जो इंसानों को इस हद तक मजबूर कर देती हैं।
यही सब कुछ सोचता हुआ मैं उठा था और फिर चलते चलते शानू भिखारिन के पास ही जाकर रुका था। उसने मेरी तरफ देखा था और फिर मुझे देखकर एकदम मुस्कुराना अंदाज में मुस्कुराई थी। मैं उसके इस तरह मुस्कुराने पर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था और उसे मुश्किल से बस इतना ही कह पाया था कि मुझे आपसे कुछ काम है। वह फिर उसी अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी, आओ मेरे साथ। मैं घबराता हुआ उसके पीछे चल दिया था। शानू भिखारिन ने मुझे खंडहर नुमा एक इमारत में ले गई थी। वह इमारत बिल्कुल टूटी फूटी सी थी। उसका सिर्फ एक कमरा ही बाकी इमारत के मुकाबले में कुछ बेहतर हालत में था। उस कमरे में दाखिल होते ही एक बेड पर बैठ गई थी और मुझसे बोली थी, बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे या फिर मेरा वक्त? तो मैंने डरते हुए शानू भिखारिन से कहा था, कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। तो मेरी बात सुनकर शानू भिखारिन फौरन से उठी थी। उस कमरे में मौजूद एक टूटी हुई अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे लगा था कि शायद वह मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद उसने मेरे सामने पैसों की गड्डी रखी थी, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। फिर मैंने हैरान होते हुए शानू भिखारिन से कहा था कि इतने पैसे? वो तो फौरन मुझे इस कदर हैरान होते हुए देखकर बोली थी, क्या पैसे कम हैं और चाहिए? तो उसकी बात सुनकर मैंने उसे हकलाते हुए कहा था कि नहीं नहीं, बल्कि यह पैसे भी मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा हैं। मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में रखे थे और फिर शानू भिखारिन का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से अस्पताल जाने के लिए निकला था। लेकिन ज्यों ही मैं शानू भिखारिन के उस खंडहरनुमा मकान से निकला था तो उसी वक्त मुझे पापा की कॉल आ गई थी और फिर मैंने पापा का कॉल उठाते हुए खुशी के मारे उनसे कहा था कि परेशान न हो, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। तो मेरी बात सुनकर पापा मुझसे कहने लगे थे, बेटा सलोनी का ऑपरेशन हो गया है, अब उसकी जान खतरे से बाहर है। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कॉल की थी कि फीस सुबह जमा करवानी होगी, इसीलिए तुम सुबह ही पैसे लेकर अस्पताल आ जाना। पापा की बात सुनकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया था और साथ ही पापा से पूछा था कि आखिर डॉक्टर मान कैसे गए, जबकि वह तो फीस जमा करवाए बगैर सलोनी दीदी का चेकअप करने को भी तैयार नहीं थे। तो पापा ने मुझे बताया कि अचानक सलोनी दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कोई भी डॉक्टर मेरी मिन्नत करने के बावजूद भी सलोनी का ट्रीटमेंट करने को राजी नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं बैठकर अपनी बेबसी पर रो रहा था कि अचानक एक नौजवान डॉक्टर मेरे पास आकर रुका था और फिर मुझे गौर से देखने लगा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यूं रोता हुआ देखकर मुझसे कहने लगा था कि सर जी, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन मैं उस अनजान चेहरे को पहचान नहीं पाया था। मगर फिर मैंने उसे अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई थी और उससे पूछा था कि बेटा, आखिर तुम मुझे सर जी क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि जी मैं आपको जानता हूँ, मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आपसे ही पढ़ा है और वैसे भी आपकी नेक नियति से तो पूरा राजा बाजार ही जानता है। फिर उस डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था कि आप परेशान न हो, मैं अपने स्टाफ से कहकर आपकी बेटी का चेकअप करवा देता हूँ और उनसे यह भी कह दूंगा कि उनका ट्रीटमेंट फौरन से शुरू कर दें। बाकी जो फीस है वह आप सुबह तक जमा करवा देना। यह सारा किस्सा सुनाकर पापा ने उस डॉक्टर को बहुत दुआएं दी थी और फिर मुझसे कहने लगे थे कि देख लो बेटा, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में बाकी हैं। भगवान ने उस डॉक्टर को मेरे पास एक फरिश्ता बनाकर भेजा था। तो पापा की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने शानू भिखारिन आ गई थी। वह भी मुझे एक मददगार फरिश्ता ही लगी थी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि आखिर उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए हैं। उसने मुझसे कुछ भी पूछे बगैर मेरी मदद क्यों की थी? वैसे भी भीख मांगने से तो इंसान के पास इतने पैसे नहीं आते जितने पैसे शानू भिखारिन के पास थे। फिर मैंने यह भी बात ठान ली थी कि मैं शानू भिखारिन के इस राज के बारे में जानता ही रहूंगा कि आखिर वह किस तरह लोगों को करोड़पति बना देती है और यह सब कुछ करके उसे क्या फायदा होता है। इसीलिए मैं फौरन से मुड़ा था और एक बार फिर से शानू भिखारिन के सामने जा खड़ा हुआ था। शानू भिखारिन ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा था, तुम्हारा काम तो हो गया है, अब तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए हो? क्या और पैसों की जरूरत है तुम्हें? तो मैं शानू भिखारिन की बात सुनकर उससे शर्मिंदा हो गया था। उसे कहने लगा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। फिर उसे हमदर्दी करते हुए पूछा था कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म आखिर किसने किया है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? तो मेरी
बात सुनकर शानू भिखारिन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने उससे कहा था, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था। तो शानू भिखारिन मुझसे कहने लगी थी, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज इतने सालों के बाद किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा था, इसीलिए मुझे अच्छा लगा है। तो फिर शानू भिखारिन की बात सुनकर मैं भी कुछ हद तक सुकून हो गया था। फिर शानू भिखारिन ने मुझसे कहा था, मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, पर मैंने आज तक किसी की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देखी थी, बल्कि मुझे तो लोग हमेशा घिन्न और नफरत भरी निगाहों से ही देखते हैं, जबकि इस सब में तो मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अलबत्ता सब लोग मुझसे अपना मतलब निकालते थे और फिर अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आज तक किसी ने पलटकर भी मुझे नहीं देखा था, बल्कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वह लोग चलते बनते थे। मुझे अच्छा लगा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं खानदानी भिखारिन नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। मेरे दादा एक गांव में रहते थे और वह उस गांव के जमींदार थे। उनकी अपनी बहुत सी जमीनें थीं। मेरे दादाजी के 2 ही बेटे थे, एक मेरे पापा और दूसरे मेरे चाचा जी। मेरे दादा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके काम करने के लिए बहुत से नौकर मौजूद थे। दादाजी की देहांत के बाद मेरे पापा काम के सिलसिले में शहर आ गए थे और फिर उन्होंने यहाँ आकर अपना कारोबार भी शुरू कर लिया था। शहर में आकर पापा को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। उनका कारोबार भी हफ्तों में ही फैल गया था। फिर पापा ने मुझे और मम्मी को भी गांव से शहर बुला लिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे बड़े लाड उठाते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो फिर पापा ने मेरा एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया था। अब यहाँ पर भी हमारी लाखों की प्रॉपर्टी बन चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा नेक दिल के मालिक थे। इसीलिए भगवान ने उन्हें जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी ही अदा की थी। जबकि मेरे चाचा बहुत ही लालची थे। उनकी नजरें हर वक्त मेरे पापा के कारोबार और जमीनों की तरफ ही लगी रहती थीं, जिन्हें वह हासिल करना चाहते थे। वैसे भी चाचा को बिजनेस में कोई खास महारत हासिल नहीं थी। वह जो भी काम करते थे उनको हमेशा ही बहुत नुकसान होता था। इसी तरह से वह अपने नुकसान को पूरा करने के चक्करों में आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी खत्म कर चुके थे। मेरे चाचा के 2 बेटे थे और दोनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरे पापा समझाने के बावजूद भी चाचा ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय उन्हें भी अपने साथ खेतीबाड़ी के कामों में ही लगा लिया था। और फिर एक वक्त ऐसा आया था कि चाचा की सारी जमीन बिक गई थी और नौबत भूखे रहने तक आ गई। फिर मेरे पापा को चाचा और उनके परिवार पर बहुत तरस आया था। उन्होंने उनको भी अपने पास शहर बुला लिया था और उनको भी एक कारोबार सेट करके दे दिया था, जिनसे उनके हालात बहुत बेहतर होने लगे थे, क्योंकि वह लोग बहुत लालची थे। इसीलिए वह पापा से हमेशा शिकायत करते रहते थे कि जो कारोबार उन्होंने सेट करके दिया है उसमें तो सिर्फ वक्त ही बर्बाद हो रहा है, मुनाफा कुछ खास नहीं होता। चाचा की बात सुनकर पापा को बुरा तो लगा था, लेकिन उन्होंने चाचा पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। और फिर पापा ने चाचा को पैसे दे दिए थे और उनसे कहा था कि इन पैसों से तुम अपनी मर्जी का कारोबार शुरू कर लो। पापा ने चाचा को पैसों के साथ साथ जमीन भी खरीद कर दी थी और उस जमीन को चाचा के नाम पर ही करवा दिया था। लेकिन फिर हमेशा की तरह चाचा का बिजनेस चल नहीं पाया था, जिसकी वजह से पापा का सारा पैसा डूब गया था। उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। फिर उस नुकसान के बाद पापा ने चाचा की एक न सुनी थी और उनके दोनों बेटों को ही एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। फिर पापा ने चाचा से कहा था कि अब कुछ अरसे के लिए तुम मेरे साथ काम करो और मुझे देखो कि मैं किस तरह से कारोबार चलाता हूँ। इस तरह मेरे साथ काम करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कारोबार किस तरह से चलाते हैं और तुम्हें कारोबार के बारे में बुनियादी जानकारी भी हासिल हो जाएंगी। चाचा ने पापा की बात मान ली थी और उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। पापा ने चाचा पर बहुत भरोसा किया था और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी चाचा को दे दी थी। लेकिन चाचा ने कारोबार संभालते ही पैसों में हेरा फेरी करना शुरू कर दी थी। पापा को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी चाचा को कुछ नहीं कहा था, बल्कि अपना दिल बड़ा करके चाचा को छोटा भाई समझकर हमेशा ही माफ कर देते थे, जिसका चाचा ने बहुत नाजायज फायदा उठाया था। चाचा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वह किसी न किसी तरीके से पापा का सारा बिजनेस हथिया लें। अब तो वह हर वक्त ही कोई न कोई नई चाल चलते थे कि पापा खुद ही अपना सब कुछ उनके हवाले कर दें, लेकिन चाचा हर दफा अपनी साजिशों में नाकाम हो जाते थे। अब तो चाची ने भी मम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी थी कि भाभी आप खुद ही सोचें, लोग क्या कहते होंगे कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को नौकर रखा हुआ है।
है। पापा की तरह मम्मी भी बड़े दिल की थीं, इसीलिए वह भी चाची की बातों पर कोई खास ध्यान न देती थीं। वक्त काफी तेजी से गुजरा था और अब मैं भी जवान हो चुकी थी, इसीलिए मैं अच्छे तरीके से चाचा और उनके परिवार की फितरत से वाकिफ थी और उनका मकसद समझती थी। इसलिए मुझे चाचा और उनकी फैमिली कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। चाचा का हसद और लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई दफा इस मामले पर पापा से बात भी की थी, लेकिन वह मुझे हर दफा टाल देते थे। एक रात जब हम सब लोग सो रहे थे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ था और सब कुछ तहस नहस हो गया था। और फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैंने दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर्स ने मुझे सुकून करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके लगते ही मैं गहरी नींद सो गई थी। फिर कुछ ही घंटों के बाद जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वह लोग मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलकर सामने देखा था, जहाँ पर चाची और चाचा खड़े बातें कर रहे थे। चाचा चाची से कह रहा था कि मैंने आज वकील को बुलाया है, वह भाई साहब की सारी जायदाद मेरे नाम पर कर देगा। सिमरन अभी होश में नहीं है, इसीलिए उसके होश में आने से पहले ही इसका हम थंब प्रिंट ले लेंगे, वरना ये बाद में बहुत मसला पैदा कर देगी। चाचा की बातें सुनकर चाची भी उनकी तरफदारी कर रही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि हम लोग किस कदर तकलीफ में हैं और उन्हें अभी भी जायदाद की ही पड़ी हुई है। मुझे चाचा से बहुत नफरत होने लगी थी। फिर जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया था तो मैंने उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछा था कि वह लोग कहाँ हैं, ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मायूसी से मुझे देखा था और कहा था, मुझे अफसोस है हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर कयामत गुजर गई थी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी और चुप करवा दिया था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। उसके बाद मैंने उस हादसे की वजह पूछी थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पुलिस ने कार्रवाई की है और उस हादसे की पूरी तहकीकात भी करवाई है, जिससे ये बात सामने आई है कि ये हादसा किसी की सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि यह सिलेंडर के फटने से हुआ है और इस हादसे में किसी का भी हाथ नहीं है। जबकि मेरा दिल यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे चाचा का ही हाथ है, क्योंकि मैं जानती थी कि वह लालच में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि वह किसी की भी जान आसानी से ले सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के जाते ही मैं भी चुपचाप अस्पताल से निकल गई थी और फिर मैंने एक भिखारिन का रूप धर लिया था। इस तरह से फिर मैं शानू भिखारिन के नाम से मशहूर हो गई थी। मैंने भिखारिन का रूप धरकर चाचा पर भी नजर रखी हुई थी। चाचा मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ताकि वह मुझे तलाश करके मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। लेकिन मैंने भी ये बात ठान ली थी कि मैं ये सब किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं कतई ये नहीं होने देना चाहती थी कि मेरे माँ बाप का कातिल उनके पैसों पर ऐश करें। इसीलिए मैं गुमनाम जिंदगी गुजारने लगी थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो चाचा मुझे भी कत्ल करवा देंगे, क्योंकि जायदाद अभी भी मेरे नाम पर थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी चाचा के हाथ कुछ भी नहीं आया था और वह खाली हाथ रह गए थे। इस बात से चाचा को बहुत सदमा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें लकवा का अटैक हो गया था और वह हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। पापा को धोखा देकर चाचा ने जितना भी पैसा लूटा था वह सब उनकी बीमारी पर ही लग गया था। अब वह भी बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। उनके दोनों बेटों ने भी चाचा चाची के साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया था और दोनों भाई उनको छोड़कर अपनी अपनी अलग दुनिया में मग्न हो गए थे। चाचा को उनके किए की सजा इस दुनिया में ही मिल गई थी। लोग चाचा पर तरस खाकर उनको दान दे देते थे, जिस पर मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। फिर एक दो दफा जाकर मैंने अपने घर का चक्कर लगाया था, जिसको चाचा ने अपने रहने के लिए दोबारा से बनावा लिया था। लेकिन वहाँ पर रहना शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। वहाँ पर जाकर मेरा दिल फट गया था। उस खाली और वीरान घर को देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे हर जगह अपने मम्मी पापा का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। मुझसे अब उस घर में रुका नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से फौरन ही वापस चली आई थी। फिर मैंने पापा के जायदाद से लोगों की मदद इस नियत के साथ करना शुरू कर दी थी ताकि उसका पुण्य मेरे माँ बाप को मिलता रहे। शानू भिखारिन की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने उससे पूछा था कि आखिर तुम्हें किस तरह से पता चलता है कि इस बंदे को वाकई में पैसों की जरूरत है।
तो शानू भिखारिन ने मेरी बात सुनकर दुखी अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी थी, मेरी सूरत इस कदर खराब हो चुकी है, जो उसे एक बार देख लेता है वो दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखता तक नहीं है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो वाकई में मजबूर होता है वह पलटकर मेरे पास आ जाता है। इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि यह बंदा वाकई में हालात से मजबूर है। फिर शानू भिखारिन ने मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे कोई मजबूरी तुम्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आई थी। तुम बताओ तुम्हें क्या मजबूरी थी? फिर मैंने उसे बताया था कि मेरी बहन सलोनी की 1 हफ्ते बाद शादी थी। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं कि अचानक से सलोनी दीदी के अपेंडिक्स में दर्द होना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसीलिए मैं पैसों के खातिर तुम्हारे पास आ गया था। फिर मैंने उठकर शानू भिखारिन की सर पर हाथ रखा था और उससे कहा था, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से सलोनी दीदी के साथ साथ तुम भी मेरी बहन हो। फिर मैंने डॉक्टर से सलाह करके शानू भिखारिन के चेहरे की सर्जरी करवा दी थी और फिर हमने मिलकर एक NGO खोल ली थी। कुछ अरसे के बाद मैंने एक अच्छी जगह शानू की शादी भी करवा दी थी। अब मेरी दोनों ही बहनें अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।